छोटी सी कार में छोटा सा इंजन नहीं है, 1.2 1200 सीसी का इंजन है, लेकिन इनलाइन 3 है। ये जो मेरे पास मॉडल है ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है मैनुअल के अंदर। कंपनी कभी भी बेसिक मॉडल नहीं देती है चलाने के लिए, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि आपको बेस मॉडल में क्या नहीं मिलेगा जो इसके अंदर मिल रहा है। थोड़े से पैसे और हैं तो डालो, अगर नहीं है तो बेस में मॉडल लो 4,70,000 रुपये का। धीरे धीरे करके जैसे जैसे पैसे आते रहे वैसे वैसे पैसे लगाते रहो। स्टीरियो सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम ही तो चाहिए होता है, और क्या चाहिए। तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी चाहती तो इसके अंदर 1 लीटर इंजन 999 सीसी का इनलाइन 3 भी डाल सकती थी, ये सोच के कि छोटी कार है अफोर्डेबल बनानी है, लेकिन 1.2 ही क्यों डाला। देखो गाड़ी अफोर्डेबल बनाई है, छोटी बनाई है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर पावर नहीं है। इसके अंदर मिलेगी बीएचपी के अंदर अगर बात करूं तो 83.8 और पीएस की बात करें तो 86, लेकिन वो मिलती कब है 6000 आरपीएम पर। और 6000 आरपीएम इस कार के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कि इंजन शोर ज़्यादा करेगा, उसके बाद में चलना स्टार्ट होगा। चलो गाइज अब इसकी लेते हैं एक टेस्ट ड्राइव, फिर देखते हैं कि इंजन कितना रिफाइन है कितना नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये डाली मैंने फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक डाउन एंड चलना शुरू। देखो मैं थ्रॉटल नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्लच पे है। अभी हल्के हल्के उठा के देखते हैं इसको। तो इंजन के अंदर एक ऊ है। अब वो जो ऊ जो है ना, वो इसलिए है जो मैं हाई आरपीएम की बात कर रहा था ना। अभी हल्का से मैंने उठाया है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई रिफाइनमेंट की कमी है, रिफाइनमेंट बहुत है। वाइब्रेशंस फील होंगी, स्टीयरिंग पे वाइब्रेशंस हैं, साइड व्यू मिरर्स पे नहीं है, यहाँ पे हैं गेयर नोब पे वाइब्रेशंस हैं। जो जिस सीट पे मैं बैठा हूँ इस सीट पे वाइब्रेशंस हैं। इतनी लो स्पीड में है, अभी हाई स्पीड में जाके वाइब्रेशन सारी खत्म हो जाती हैं। बट इन केस अगर आप अपने घर से निकाल रहे हैं कार, पार्किंग से निकाल रहे हैं या फिर ऐसे छोटे मोटे एरिया में चला रहे हैं, तो वहाँ पे वाइब्रेशंस हल्की बहुत फील होंगी। एक काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा मुझे जो मुझे बोलना चाहिए, जो कि है ये क्लच। ये क्लच जो है इस बारी वैसा वाला नहीं है, वो एसयूवी वाला क्लच काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है। और क्लच और ब्रेक का जो पैडल है वो भी ऊपर नीचे नहीं है, आसपास ही है दोनों, ये सही चीज़ है। थ्रॉटल तो इलेक्ट्रिक होता ही है, बट ब्रेक के अंदर वो स्पॉन्जीनेस शायद इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं मिली। बिकॉज कंपनी भी अपने आप को यार इम्प्रूव ही करती है कुछ टाइम के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी जो चलता है वही चलता रहेगा। R&D टीम्स होती हैं सबकी। तो ये है इसका टर्निंग रेडियस। छोटी सी कार का छोटा सा ही टर्निंग रेडियस है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, इस कार के देखे हिसाब से तो ठीक है। मतलब सिटीज़ के अंदर इनफैक्ट कि गंदे वाले बाजार जो होते हैं जिसके अंदर आपको मोड़नी है कार, यूटर्न लेना है, वहाँ पे अच्छा काम करेगी। एक चीज़ ध्यान रखना है, इस कार में से ना एक आवाज़ आएगी ऊँ, जैसे कुछ मोटर चल रही है। वो क्या है, जब मैं क्लच छोड़ूंगा ना तो ये क्लच घूम रहा है, इसका साउंड है, एसी का साउंड नहीं है। ये देखो, ये क्लच और जो प्रेशर प्लेट्स होती हैं और इंजन की जो प्लेट्स होती हैं वो जब मिक्स होती हैं आपस में, जब मैच होती हैं, यानी कि जब आपस में एक दूसरे की चिपकती हैं, वो साउंड कैबिन के अंदर आता है। अब ये चीज़ समझ नहीं आई कि क्यों आ रहा है, बट आ रहा है। चलो इसको चलाते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर थोड़ी सी हार्ड लगेंगी, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। और जैसे एक आम आदमी चलाएगा कार को तो देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, रिफाइंड है सब कुछ। स्टीयरिंग हुआ या फिर जैसे अभी यहाँ पे पत्थर है आगे, तो मैं यहाँ से इसको ये मोड़ी और ये मोड़ी, तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है इस लेवल की कार के लिए। फिर थर्ड गियर डाली और ये मैं थर्ड गियर के अंदर ही मोड़ूंगा इसको, तो यहाँ से मैंने मोड़ा और फिर हम चल दिए एक खाली सी रोड पे। अब गाइज इसकी ब्रेक चेक करने वाले हैं। फर्स्ट गियर में डाली, ज़्यादा तेज़ स्पीड में नहीं, 50 की स्पीड तक जाऊंगा। तो यहाँ से मैंने भगाई ये कार 50 की स्पीड में, थोड़ा सा झटका लेके उठती है, बट अगर एकदम से थ्रॉटल दे दोगे तो सामने देखो प्लेन भी आ गया है मेरे, और मैं 50 की स्पीड पे आ गया हूँ। अभी नॉर्मल स्पीड पे चलते हैं और यहाँ से मैं इसको ब्रेक करूँगा। ध्यान से देखना, ये ब्रेक सही है, ठीक ठाक है, बस जान बचा लेगी। थोड़ा सा इसके अंदर बफर आया था बीच में, लेकिन वो मैंने क्या किया था कि एक सेफ डिस्टेंस ही कैलकुलेट करने के बारे में मैंने ब्रेक की थी। इस वाले कैमरा से दिखाता हूँ। फर्स्ट गियर और ये मैंने उठाई कार, 50 की स्पीड पे लेके जाऊँगा फिर से, और वो वाले सेफ डिस्टेंस पे जो स्ट्रेच है उस पर मैं ब्रेक करूँगा 50 की स्पीड पे, और यहाँ पे मैंने मारी 64 की स्पीड पे ब्रेक। तो कैसा लगा? ब्रेक है ना अच्छी, ब्रेक तो अच्छी लगी यार,
टाटा ने ब्रेक पे काम किया है, वो पुरानी वाली स्पंजी ब्रेक्स नहीं है इसमें। ये मॉडल है क्रिएटिव प्लस, लेकिन बेस मॉडल में आपको चाबी वैसी वाली मिलेगी जो ऐसी होती है ना मैनुअल की, वो वाली, लेकिन इसके अंदर ये की फॉब मिलता है क्योंकि थोड़े से ज़्यादा पैसे ले रखे हैं इसके। तो यहाँ पे ये लॉक अनलॉक, यहाँ पे फॉलो मी होम, और ये है बूट ओपनर। कुछ ऐसी सी दिखती है कि टियागो की चाहे ईवी हो, चाहे पेट्रोल वर्जन हो, चाहे सीएनजी हो, अगर मिड मॉडल में जाओगे तो की सेम टू सेम ही मिलेगी। अब ये एक फीचर आज की डेट में लोगों का फेवरेट बन चुका है, एलईडी हेडलैम्प। कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं है, वो आज भी हेलोजन हेडलैम्प पे ही चलाना चाहते हैं, बट मिड वेरिएंट से टॉप एंड वेरिएंट में ये एलईडी हेडलैम्प मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, प्रैक्टिकल है, और हाँ इसकी लाइट भी जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छा है रोड पे। ईवी वर्जन में टाटा ने सिर्फ ये हेडलैम्प्स दिए हैं, यहाँ पे फॉग लैंप नहीं दिए, लेकिन इस वर्जन में पेट्रोल में टॉप एंड में यहाँ पे फॉग लैंप भी मिल जाते हैं, और जो इसका सीएनजी वेरिएंट है उसके अंदर तो फॉग लैंप हटा ही दिए हैं बिल्कुल भी। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं। सबसे पहली नजर जाती है हमारी ये डायमंड कट एलॉय व्हील पर। ये जो एलॉय व्हील है ये सच में एलॉय व्हील है, वरना जो ईवी वाला वर्जन है उसके अंदर यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ व्हील कैप ही है, लेकिन फ्रंट में डिस्क है, ये एक एडवांटेज मिल जाती है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है पेट्रोल वाले वेरिएंट में, और रेयर में यहाँ पे मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक्स को रेयर में इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस सेगमेंट में ना फ्रंट के अंदर ज़्यादा ब्रेकिंग पावर चाहिए होती है और पैसे भी बचाने सेव करने होते हैं हर एक चीज़ के अंदर। और टाटा ने इसमें कहाँ सेव किया वो भी बताऊंगा। स्टार्टिंग में तो मुझे भी धोखा हो गया था कि ये बीच वाला जो पोर्शन है ना ये भी लाइट अप होता है, बट ये लाइट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टर है। चलो अब देखते हैं इसकी डिग्गी। तो डिग्गी ओपन करने के लिए यहाँ से ऐसे और ये बटन दबाया, ओपन हो जाता है। इलेक्ट्रिक लैच सिस्टम है इसके अंदर। ये जो लैच है ना इधर ये इलेक्ट्रिक है, बट बेस वेरिएंट के अंदर ये मैनुअल आता है। तो यहाँ से कुछ ऐसा सा दिखता है डिग्गी। 242 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है, जिसके अंदर छोटे मोटे बैग्स तो रख ही सकते हो, छोटा मोटा सामान आ सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत सारे लगेज वगैरह आ जाएंगे, लेकिन हाँ छोटी कार के लिए छोटा बूट स्पेस काफ़ी अच्छा रहता है। टियागो पेट्रोल में जो आप मिड से जो टॉप तक लोगे ना वेरिएंट, उसमें ये डुअल टोन कलर मिलेगा, यानी कि बॉडी का कलर कुछ और है और रूफ का कलर यहाँ से ये ब्लैक होगा। ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी यहाँ पे कोई सनरूफ नहीं मिलेगा आपको। अब वो जगह जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है भैया, रेयर सीट। अब रेयर सीट में कितना स्पेस मिलता है एक छोटी कार में, वो देखते हैं क्लोजअप से। देखो एक बात जो समझने वाली है वो ये है, ये एक छोटी कार है। छोटी कार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मेरी हाइट है 5'11", मेरे को तब भी यहाँ पे ठीक ठाक सा हेडरूम मिल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर है, लेकिन हाँ गड्ढे वड्ढे आएंगे तो लग सकता है सिर ऊपर, लेकिन मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। मैंने ये जो फ्रंट सीट है, यहाँ देखना, ये जो फ्रंट सीट है ये मैंने सेट कर रखी है एक 5 फुट 5 इंच के बंदे के लिए, बट यहाँ पे मेरे पास है थोड़ा सा स्पेस है। लेकिन ये जो सीट है ये वाली मेरी ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर मैं इस तरफ जाके बैठूंगा ना तो मेरे पैर घुस जाएंगे उसके अंदर, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा पीछे। बाकी रियर पैसेंजर के लिए यहाँ पे ये AC वेंट मिल जाते हैं, कुछ इस टाइप से ठीक ठाक से लगते हैं, बट डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इस कार के लिए ठीक है। बट हाँ पीछे आपको 65 वॉट का ये USB Type-C चार्जर सॉकेट मिल जाता है। छोटी छोटी सी एडवांटेज है, जैसे कि ये पॉकेट्स हो गई, ये दोनों सीट के अंदर है तो छोटा मोटा सामान तो रखा जा सकता है। बाकी रेयर पैसेंजर के लिए भी मिड वेरिएंट से ये स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप के लैचेस होंगे और कुछ ऐसे ये पावर विंडोज होंगी। इस डिज़ाइन सेंस को फ्लोटिंग डिज़ाइन बोलते हैं, तो ऐसा करके लगेगा जैसे कि ये फ्लोट हो रहा है ऊपर की तरफ और कुछ ऐसा सा दिखता है, काफ़ी अच्छा है। और ये दो काम कर सकता है, एक तो हैंडल का काम करता है ऐसे करके, और ये इसमें स्विच भी लगा दिया इन्होंने। एक पॉइंट मेरे को यहाँ पे फील होता है कि क्यों नहीं है आर्मरेस्ट नहीं है इसके अंदर। बाकी छोटी कार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यार क्या आर्मरेस्ट की जरूरत नहीं होती है आर्मरेस्ट की जरूरत पीछे होती है, कभी कभार थकावट होती है तो हाथ रखा जाता है। पीछे का फोल्डर भी होने चाहिए, बट यहाँ पे मिसिंग है। तो अब सबसे पहले चलते हैं ड्राइवर सीट पर। ड्राइवर सीट पे चलने के लिए जैसे अगर कीलेस एंट्री यूज़ करनी है तो इसको प्रेस करो, ये कैसे करके खुल जाएगा। जो बटन्स मिलते हैं यहाँ पे वो कुछ ऐसे से हैं, चारों पावर विंडो, और ये जाएगी अप, ऑटो अप। ऐसा सा लैच है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अब कंपनी कहती है कि 1 लीटर की बॉटल में यहाँ पे आ सकती है, बट मैंने हाफ लीटर की रख रखी है, तो 1 लीटर की आएगी तो बाहर आएगी, वो कैसे आएगी वो समझ नहीं आता। बट कंपनी का ये कहना है कि आज आ जाती है। लेकिन अगर डोर्स को क्लोज करूँ और फिर खोला जाए तो डोर थर्ड ठीक है, इस लेवल की कार के लिए ठीक है। 6 एयर बैग्स आते हैं इसके अंदर और काफ़ी सारी सेफ्टी से रिलेटेड फीचर्स भी हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसमें एंटर करोगे तो जो फीलिंग है वो एक गुड फीलिंग फैक्टर वाली है इसके अंदर। जो इंटीरियर डिज़ाइन है जो ऐसा सा दिखता है, ठीक है। जो बेस वेरिएंट है ना उसके अंदर ये स्क्रीन नहीं है, ये कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। सब कुछ मैनुअल मिलेगा। लेकिन जो इसका सेकंड बेस वेरिएंट है ना उसके अंदर ये स्क्रीन हटा के ये स्क्रीन दे रखी है, जिसके अंदर आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो 2 स्क्रीन मिलेंगी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर ही है। तो देखो अभी बहुत तेज़ धूप है, लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन है, जो जिस तरीके से दिख रहा है काफ़ी ब्राइट है, अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा है। सेम टू सेम ये वाली स्क्रीन
तो इन स्क्रीन से क्या डिटेल मिल जाती है, बेसिक डिटेल वही, यहाँ पे टाइम आ रहा है, यहाँ पे आपके स्पीड आएगी, फिर टेम्परेचर आ जाएगा, फ्यूल आ जाएगा इस तरफ, और इस तरफ देखोगे तो ये आरपीएम आ जाते हैं यहाँ पे, सही तरीके से अगर दिखा पा रहा हूँ तो मैं, फिर ट्रिप, और यहाँ पे आपकी ओडो रीडिंग या फिर एवरेज भी देखने को मिलती है। वहीं अगर स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे इसका एक लैच है जिसको कि ऐसे करके मैं टिल्ट एडजस्ट कर सकता हूँ, उसमें टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। और स्टीयरिंग पे जो मेरे को कंट्रोल्स मिल जाते हैं वो यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल, ब्लूटूथ वगैरह, ट्रैक आगे पीछे करना है, नेक्स्ट फॉरवर्ड, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल, स्पीड मैनेज करनी है। तो ये नया स्टीयरिंग है। जो पहले वाला स्टीयरिंग होता था उसके अंदर वो लाइट होती थी, यहाँ से पियानो ब्लैक था, हाथ लगते थे, वॉच ब्रेसलेट लगता था, तो यहाँ पे स्क्रैचेस आ जाते थे। बट अब टाटा ने इसको ऐसा कर दिया, रफ एंड टफ टाइप, कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और भी चीज़ें काफ़ी अच्छी यूज़ करी हैं वो बताऊंगा। बट यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स जो हैं वो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं इस वाले वर्जन में, ये सही है। ऑटो हेडलैम्प है इसके अंदर। वाइपर जो है ये भी रेन सेंसिंग वाइपर्स है, तो मतलब एडवांटेजेस तो हैं। बट स्टार्ट स्टॉप बटन दिखाता हूँ। स्टार्ट स्टॉप बटन देखो कहाँ है, नीचे की तरफ छुपा के दे रखा है, ये ऊपर की तरफ आ सकता था। बाकी जो बिल्ड क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, जैसे स्टीयरिंग को हाथ लगाओ, फीलिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फैब्रिक यूज़ कर रखा है ये ईवी वर्जन के अंदर अलग है फैब्रिक, इसके अंदर अलग है, तो कुछ ऐसा सा फैब्रिक है। फिर यहाँ पे ये प्लास्टिक का यूज़ है, तो जगह जगह पे जो है चीज़ें तो अच्छी डाल रखी हैं, जैसे पियानो ब्लैक हो गई, यहाँ पे स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो इसको पहले ही प्रोटेक्ट करवा लेना। बट हाँ, नीचे स्टोरेज मिल जाती है। और स्टोरेज के ही पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये ग्लव बॉक्स के अंदर देखोगे तो इतना सा स्पेस मिलता है। लेकिन अगर वहाँ देखोगे, जूम करके दिखाता हूँ ये चीज़, ये तो ये क्या है, ये है कूल ग्लव बॉक्स डिज़ाइन, यानी कि एसी का ही हवा जो है एयर वो उसके अंदर आ जाएगी, ठंडी हवा होगी। आपकी जो बॉटल्स वगैरह है, कैंस वगैरह हैं, वो ठंडे हो सकते हैं। जो पेट्रोल वर्जन है ना, इसमें आपको टॉप वेरिएंट में यहाँ पे ये मिलेगा वायरलेस चार्जिंग। जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर नहीं मिलेगा। तो वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, और दो हैं, इस तरफ भी अगर हैं तो, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज हुआ नहीं है। और एक चीज़ की मुझे इसके अंदर कमी लगी, बटन नहीं है जिससे ऑन ऑफ कर सकते हो, तो आपका फ़ोन हमेशा ही चार्ज होता रहेगा, गर्म होता रहेगा और फूल जाएगा, उसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। इसके अंदर स्विच होना चाहिए था कहीं ना कहीं, जो कि अभी के सिनेरियो में मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बाकी ये गियर शिफ्टर जो कि मैनुअल है, तो नॉर्मल गियर्स ही हैं इसमें। रिवर्स जो है पीछे की तरफ ऐसे करके अगर मैं क्लच दबाऊँ और ऐसे करके रिवर्स गियर लग जाएगी। अभी कैसा है, रिफाइन है या नहीं, वो भी बात कर लेंगे। यहाँ पे ये ऐसे करके कप होल्डर है, अंदर वही जो स्क्वायरल वगैरह बना रखी है ठीक ठाक सा, मैनुअल हैंड ब्रेक। फिर यहाँ पे ये आर्म रेस्ट जो कि मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है। अंदर देखोगे तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी है इस तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्रूज़ कंट्रोल ऑन करता हूँ। क्रूज़ कंट्रोल, यहाँ से स्पीड दी मैंने, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई सेकंड गियर पे। अब देखते सेकंड गियर पे लगता नहीं लगता क्रूज़ कंट्रोल, सेकंड गियर पे शायद नहीं पकड़ रहा है। अब थर्ड गियर पे देखते हैं। हाँ, अब लब लगा थर्ड गियर पे। 47 की स्पीड पे मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है। क्रूज़ कंट्रोल लगने के बाद में जो आरपीएम है बहुत नीचे चले गए हैं, मतलब बहुत डाउन हो गए हैं आरपीएम, ये देखो। और शांति से 47 की स्पीड पकड़ लेगी और ये चलेगी ऐसी। अगर हम इसकी स्पीड बढ़ाते रहेंगे, 80-85 पे कर दूंगा तो आरपीएम खींचेंगे, वहाँ पे शोर आएगा, एनवीएच लेवल ज़्यादा होगा वहाँ पे। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई आपको बहुत ज़्यादा ही चीज़ें देखने को मिल रही हों या फिर कुछ और हो। बेसिक चीज़ें सारी अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया इसका, एंटरटेनमेंट स्क्रीन हो गई, इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो गई, दिख रही हैं, 10 इंचेस की है, फ्लोटिंग है। जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो बेटर है, अच्छा है, इम्प्रूवमेंट है बेसिकली। क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर, तो और क्या चाहिए। सेकंड गियर पे डालता हूँ मैंने इसको ऐसी नॉर्मल रोड्स पे चलाया। अब इसको चलते हैं एक रफ रोड पे लेके, वहाँ पे मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूँगा आपसे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया हूँ, रफ रोड है, टूटा फूटा सा रास्ता है, कच्चा रास्ता है बेसिकली है। तो यहाँ पे देखो कुछ डिंग 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 डोंग 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 होगी। अब देखो बाहर जो है टूटी फूटी सी रोड है, और रोड है भी नहीं, बेसिकली कच्चा ही रास्ता है ये। तो अगर कभी आपको कच्चे रास्ते से निकालना हो तो कुछ ऐसी सी सस्पेंशन इसकी है, कुछ ऐसे से निकल पाएगी ये। और सस्पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो जो इसका 170 के आसपास जो है ना ग्राउंड क्लियरेंस, वो काफ़ी हेल्प करता है इसको। और सस्पेंशन इसकी सॉफ्ट है। तो मेन पॉइंट यही आता है कि इन कार्स के अंदर सस्पेंशन सॉफ्ट होनी चाहिए। देखो हैंडलिंग अच्छी है, सस्पेंशन सॉफ्ट है, छोटे मोटे से ग्लिचेस हैं इसके अंदर, फिट एंड फिनिश के। मेरा जो रिव्यू है यहाँ पे खड़ा होकर देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी पहली कार हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ से कि फिट एंड फिनिश में इशू है या फिर किसी और चीज़ में इशू है। छोटी मोटी चीज़ें, वो छोटी मोटी सी वाइब्रेशंस हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को। इन केस अगर आपकी फर्स्ट कार है ये, अगर आपकी सेकंड थर्ड कार है तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए।
और जो भी मैंने चीज़ें बताई, जैसे पीछे लाइट नहीं है, हैंडल वो नहीं होते हैं, फोल्ड नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें फर्स्ट यूज़र के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ये हैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड यूज़र के लिए, जो जिनके पास ऑलरेडी कार्स हैं। ओवरऑल देखा जाए मैं इसको नंबर दूंगा इस प्राइस पॉइंट पे, जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है, 8.5 आउट ऑफ 10। बिकॉज अभी मुझे भी ऐसा लगता है कि छोटी मोटी चीज़ें और इम्प्रूव होनी चाहिए थी, फिट एंड फिनिश और इम्प्रूव होनी चाहिए थी, कुछ चीज़ें हैं जिनको सुधारा जा सकता था। वो आप लोग देखिए आपको कैसा लगा। मेरा काम था वीडियो बना कर दिखाना, न्यू कार आई है तो आप बताइए कि आपकी क्या राय है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।